Hello everyone, welcome to the series of amendments. Guys, today we are going to cover concept of e-invoice, one of the very important concept newly introduced by the government. Basically गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव के साथ ई-इनवॉइसिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट फेक इनवॉइसेस फ्रॉम द सिस्टम. सेकेंड वन इज टू एलिमिनेट एरर. जो नॉर्मल इनवॉइस प्रिपरेशन में जो एरर्स हो जाती है वो सारी एरर को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न वी वांट ई इनवॉइसिंग सिस्टम. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न और स्टेटमेंट और फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल पोर्टल. उसकी ऑटो रिपोर्टिंग हो जाए, रियल टाइम बेसिस पे हमें डेटा अवेलेबल हो जाए, गवर्नमेंट इसे प्रॉपरली कंट्रोल कर सके. इसलिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. इससे पहले कि हम ई इनवॉइसिंग पढ़ें, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमारे माइंड में होता है कि ई इनवॉइसिंग में गवर्नमेंट हमसे ये चाह रही है कि हम इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके प्रिपेयर करें एंड देन रिपोर्ट करें. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनवॉइस आपको नॉर्मल आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में ही बनाना है. तो फिर ये ई इनवॉइसिंग क्या है देखेंगे, एक एक करके हम प्रोसीजर वाइज, प्रोसेस वाइज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि बेसिकली ई इनवॉइसिंग है क्या. ठीक है, थोड़ा सा यदि मैं आगे बढ़ जाऊँ ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट को लेके, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, यदि हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जीएसटी में बेसिकली दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े रखे. वन इज द इनवॉइस, अनदर वन इज द ई वे बिल. सर और भी हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, हाँ जी, बट बेसिकली यहाँ पर मैं आपसे B2B या टैक्सेबल सप्लाई के बारे में राइट नाउ बात कर रहा हूँ. तो यदि हम बात करें इनवॉइस के बारे में, तो यू नीड टू प्रिपेयर इनवॉइस व्हेन एवर यू आर सप्लाइंग अ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ, टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर सेक्शन 31. ये इनवॉइस हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने 31 में से इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ था. अब ये जो आपका इनवॉइस है, तो बेसिकली इनवॉइस हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर में बनाते हैं. हमारा सॉफ्टवेयर मतलब क्या, इट कैन बी अ टैली, इट कैन बी अ सैप, ERP, वॉट एवर इट में भी. आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू आप अपना इनवॉइस बना लीजिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रिकॉर्डेड इन सिस्टम, रादर मैं इससे कर देता हूँ प्रिपेयर एंड रिकॉर्ड इन द ऑन सॉफ्टवेयर. हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर में उसे प्रिपेयर करते हैं, उसे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं. एंड मंथली बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे हम गवर्नमेंट को इसे इंटीमेट नहीं करते थे. मंथली बेसिस पे जितने भी इनवॉइसेस हमारे बने, उसे मंथली बेसिस पे हम GSTR1 के फॉर्म में रिपोर्ट करते थे इन अ GSTN. GSTR1 के फॉर्म में हम रिपोर्ट करते थे इन अ GSTN ऑन और बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, साथ में ई वे बिल की भी यदि मैं बात करूँ, तो ई वे बिल जो बनता था वो सिर्फ गुड्स के लिए बनता था, सर्विस के लिए जनरली ई वे बिल नहीं बनता. तो ई वे बिल जो हम बनाते थे, इससे हम रिकॉर्ड करते थे. कहाँ रिकॉर्ड करते थे सर? ई वे बिल पोर्टल में. कहाँ रिकॉर्ड होता था? इनवॉइस तो हमारे खुद के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होता था, बट ई वे बिल हम जो रिकॉर्ड करते थे वो ई वे बिल पोर्टल में रिकॉर्ड करते थे. और इससे रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, रिपोर्ट भी ई वे बिल पोर्टल में हो जाता था अलॉन्ग विद द GSTR1. अच्छा, ये ई वे बिल का जो पोर्टल था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ई वे बिल का पोर्टल जो है वो NIC मेंटेन करती है, रन बाय NIC. ठीक है, डेवलप्ड एंड रन बाय NIC. हमारा ई वे बिल का पोर्टल अलग है. बाकी सारे कामों के लिए हमने GSTN पोर्टल बना रखा है. GSTN का पोर्टल अलग है, कॉमन पोर्टल जिसको हम जनरली बोलते हैं. तो ये ई वे बिल पोर्टल में हमें रिपोर्ट भी करना पड़ता था अलॉन्ग विद GSTR1. और ये कौन मेंटेन करता था? NIC. ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है. अच्छा, ई वे बिल के लिए हमने ऑलरेडी 68 का प्रोविज़न दे रखा है, रूल 138 देख रखा है. क्या 68 रेड विथ रूल नंबर 138. ठीक है, अब थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़े, तो अब गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो कौन सा कंसेप्ट है? ई इनवॉइस. अब बेसिकली होता क्या था कि मुझे तो अपने खुद के सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाना है. अच्छा, क्या इनवॉइस बनाते साथ ही मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था GSTN में? एब्सोल्युटली नो. आपको जो रिपोर्टिंग होती थी वो GSTR1 के फॉर्मेट में होती थी, डेट टू मंथली. रिपोर्टिंग जो थी वो मंथली थी. अब इसमें क्या होता था, मंथली मैंने सपोज पर्टिकुलर डे मैंने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस के थ्रू मैंने गुड्स सप्लाई कर दिए, बीच में कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ, किसी भी ऑफिसर ने इंटरसेप्ट नहीं किया, गुड्स चेक नहीं हुए, मेरे रिसिपेंट ने मुझे कॉल किया, जैसा कि मैं आपको ई वे बिल में बताता था कि मेरे रिसिपेंट ने मुझे कॉल किया कि कहीं पर चेकिंग नहीं हुई, तो हमने बोला चलो ये बिल फाड़ के फेंक दो. अब ये बिल, विदाउट बिल हमारे गुड्स चले गए. समझ में आ गया? अब रियल टाइम बेसिस पे तो डिलीवरी हुई नहीं, रियल टाइम बेसिस पे हमारी रिपोर्टिंग तो हुई नहीं. रिपोर्टिंग कब हो रही है? एट द एंड ऑफ द मंथ.
तो इस तरीके से हमारे सप्लाई हो जाता था विदाउट इनवॉइस, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इशू ऑफ फेक इनवॉइसेस। फेक इनवॉइसेस बनते थे जिसके बेसिस पे क्रेडिट पास ऑन हो जाया करता था, ठीक है, और हमारा रजिस्टर्ड पर्सन जो था वो बाद में अपने आप का अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लेता था, जिसके कारण वो हम उसे ट्रेस भी नहीं कर पाते थे और हमारा लॉस होता था। पॉइंट नंबर 3, अननेसेसरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी थी, रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता था, क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाती थी। तो इन सारे प्रोसेस, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लाया। अब ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट में एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो इनवॉइस हम बना रहे हैं वो हम अपने सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं, बट जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाया बाय कंप्लाइंग अ प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइस, उसे हम रिपोर्ट करते हैं ई इनवॉइस के पोर्टल में। इनवॉइस का पोर्टल मतलब आईआरपी। सर ये आईआरपी क्या होता है? तो बेटा आईआरपी इज नथिंग बट द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हमने एक नया पोर्टल बना रखा है इसके लिए, सेपरेट पोर्टल। एंड इवन आईआरपी का भी जो पोर्टल है, दैट पोर्टल इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय एनआईसी। वो भी कौन मैनेज करेगा? एनआईसी मैनेज करेगा। हाँ, कहीं कहीं पर आप लिखा हुआ देखोगे कि इट इज मेंटेन्ड बाय जीएसटीएन, बट ये ई इनवॉइस का जो पोर्टल है वो एनआईसी मेंटेन करती है, उन्हीं ने डेवलप किया हुआ है ई इनवॉइस का पोर्टल। क्योंकि देखो इनवॉइस ना नंबर्स में बहुत ज़्यादा होने वाले, इवन अ सिंगल डे नंबर्स ऑफ इनवॉइस बनेंगे, बिलियंस ऑफ इनवॉइस बनने वाले। तो इतने सारे इनवॉइस को मैनेज करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए। जीएसटीएन तो वैसे ही ऑलरेडी उसमें जो एग्जिस्टिंग वर्क है वही वर्कलोड को वो कम्प्लीटली एफिशिएंटली नहीं झेल पा रहा, तो फिर क्या ई इनवॉइस, डेट इज़ जो इनवॉइस की बातें वो भी क्या उसी पोर्टल के थ्रू हम रन करें? नहीं, ई वे बिल अपने आप में बहुत बड़ा पोर्टल है, क्योंकि डेली के नंबर्स ऑफ ई वे बिल बनते हैं। दैट इज़ द रीज़न हमने ई वे बिल पोर्टल, ई इनवॉइस का पोर्टल सेपरेटली रखा विद द नेम ऑफ आईआरपी, और ये भी किसने डेवलप किया हुआ है? एनआईसी ने। ठीक है, बात समझ में आई कि यहाँ तक? हाँ जी सर, समझ में आ गई। अब यदि आपको बात समझ में आई तो वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो ई इनवॉइस है, ई इनवॉइस में हम इनवॉइस आईआरपी पोर्टल में जाके, डेट इज जो सेपरेट पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है ई इनवॉइस के लिए, वहाँ पर जाके हम जनरेट नहीं करते, हम इनवॉइस को नॉर्मल तरीके से जो आज तक करते आए हैं उसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में, चाहे वो सैप हो, ईआरपी हो, टैली हो या और कोई क्यों ना हो, उसी में जनरेट करते हैं, और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो रियल टाइम बेसिस पे, इन जनरल रियल टाइम बेसिस पे आईआरपी पोर्टल में करते हैं। ये समझ में आया आपको? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये ई इनवॉइस है क्या। तो सबसे पहले बेटा ये बात ध्यान रखना, ई इनवॉइस के बारे में जो मैं आपको अब बोल रहा हूँ और इसकी एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ई इनवॉइस मतलब क्या, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ऐसा डेफिनेशन दी नहीं है, बट इन जनरल वो बोलना क्या चाह रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस। ठीक है, तो ई इनवॉइस इज द इनवॉइस that is issued, transmitted and received in a structured form। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीमा देके रखा है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बता दिया है कि आपको पर्टिकुलर इनवॉइस में ये पर्टिकुलर्स मौजूद होना ही चाहिए, कंपलसरी मैंडेटरी बेसिस पे, बाकी ऑप्शनल जो है वो अलग। तो हमें उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपना इनवॉइस डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इनवॉइस इनवॉइस दैट इज इशूड, ट्रांसमिटेड and received in a structured data format which allows for its electronic processing and storage, जिससे वो easily IRP पोर्टल में रिपोर्ट किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके, स्टोर किया जा सके फॉर अ टेम्पररी बेसिस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? दिस इज नथिंग बट द ई इनवॉइस, कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस। अब ये जो गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस का कंसेप्ट लाया है, अभी मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा इनवॉइस में प्रोसेस किस तरीके से होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो बात भी हम करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लें कि इनवॉइस का कंसेप्ट एप्लीकेबल किसको होगा। तो ई इनवॉइस का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया टाइम टू टाइम, और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो इशू किया टाइम टू टाइम, ये कंसेप्ट उन सारे सप्लायर को एप्लीकेबल होगा, उन सारे सप्लायर को एप्लीकेबल होगा जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट इन अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इन एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18। कहने का मतलब गवर्नमेंट का बस इतना सा है, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, डेट इज 17-18 ऑनवर्ड्स, यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर
आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन द, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मोर देन द, क्या मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट होता है, तो उस सिचुएशन में यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइसिंग, आपको ई इनवॉइसिंग फॉलो करना पड़ेगा। सर ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, तो गवर्नमेंट ने इनिशियल लेवल पे ऑप्शनल रखा था ई इनवॉइस का कंसेप्ट कि ऑप्ट आपको करना चाहे तो आप ऑप्शनली कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने इससे फेज वाइज मैंडेटरी बनाया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने उन सारी कंपनीज को टैप किया whose turnover is more than 500 crore in any financial year from 17-18। ये बात ध्यान रखना, एनी फाइनेंशियल ईयर मतलब पिछले 17-18 से जितने भी साल है उसमें से किसी भी साल में, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 5 करोड़ है, देन कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब इनवॉइस आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने इसी कंसेप्ट को जब 500 करोड़ बड़ी कंपनी जो बिग कंपनीज है उनको एप्लीकेबल हो गया, तो फिर हमने कहा कि अब थोड़ा से जो सेकंड लेवल कंपनीज है उन्हें भी कवर किया जाए, सेकंड लेवल एंटिटीज़ को कवर किया जाए। तो हमने कहा वो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन रादर, वो हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर whose aggregate turnover is more than 100 crore but less than or equal to 500 crore need to follow e concept of e-invoice with effect from 1st January 2021 on mandatory basis। e-invoicing का कंसेप्ट आपको मैंडेटरी बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। पहला फेज जो था वो 1 अक्टूबर था, उसमें 500 करोड़ प्लस वाली कंपनीज को कवर किया गया। सेकेंड फेज था 1 जनवरी 2021 जिसमें हमने मोर देन 100 करोड़ वालों को कवर किया। अब थर्ड फेज आया कि इफ योर टर्नओवर इज मोर देन, एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़ in any preceding financial year from 17-18 but less than or equal to 100 crore, then you need to follow e-invoicing concept with effect from 1st April 2021। तीन फेजेस में हमने ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट को मैंडेटरली अडॉप्ट करवाया सॉरी। पहला फेज था मोर देन 500 करोड़ कंपनीज 1 अक्टूबर 2020, सेकेंड मोर देन 100 करोड़ 1 जनवरी 2021, लास्ट मोर देन 50 करोड़, और उसमें हमने किसको अप्लीकेबल कर दिया है, ये 1 अप्रैल 2021 से अप्लीकेबल कर दिया मोर देन 50 करोड़ वाली कंपनीज को। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बस यही है कि आगे चल के हम बाकी सारे असेसीज को भी ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट में ले आए, ई इनवॉइसिंग के दायरे में ले आए। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि यदि ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट हमको एप्लीकेबल हो जाता है तो हमें क्या करना है। तो बेटा गवर्नमेंट बोलती है कि आज के बाद अब जितने भी आपके B2B इनवॉइस बनेंगे इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट इनवॉइस, बात को ध्यान रखिएगा कौन कौन से इनवॉइस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने बात की B2B इनवॉइस along with the export invoice, both types of invoices going to be report under IRP पोर्टल। ई इनवॉइसिंग आपको उसका करना पड़ेगा, IRP पोर्टल में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, सिर्फ इनवॉइस ही रिपोर्ट होंगे या और कोई डॉक्यूमेंट भी रिपोर्ट होने वाले हैं? तो हमने कहा जी हाँ, इनवॉइस के पर्टेनिंग जितने भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट है वो भी, इवन डेबिट नोट एज वेल एज क्रेडिट नोट is also going to be report over IRP पोर्टल। ठीक है, बात समझ में आई? तो वापस से फटाफट बता दो। देखो ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट में हमने सबसे पहले जो बात की है वो ये की है कि ई इनवॉइसिंग में हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर में इनवॉइस जनरेट करते हैं, ठीक, सिर्फ उसको हम रिपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बना रखा है ई इनवॉइसिंग के लिए, दैट इज IRP। IRP मतलब मैंने आपको क्या बताया, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, समझ में आया, रन बाय द NIC। अब यदि समझ में आ गया होगा तो हमने कहा कि ये ई इनवॉइसिंग का को जो कंसेप्ट है, ये ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट वो सारे रजिस्टर्ड सप्लायर को एप्लीकेबल हो जाएगा whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards more than the specified limit। अब स्पेसिफाइड लिमिट और नोटिफिकेशन को ध्यान रखिएगा। मोर देन 500 करोड़ 1 अक्टूबर 2020, मोर देन 100 करोड़ 1 जनवरी 2021 एंड मोर देन 50 करोड़ 1 अप्रैल 2021। इज इट क्लियर? अब ये इनवॉइसिंग पोर्टल यदि आपको इनवॉइसिंग का प्रोविजन यदि आपको एप्लीकेबल है तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके B2B इनवॉइसेस है, B2B इनवॉइसेस अलॉन्ग विद द एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, उन्हें रिपोर्ट करना है IRP पोर्टल में। ठीक है,
साथ में पर्टेनिंग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी रिपोर्ट करने होंगे। हाँ जी सर, B2C इनवॉइसेस को रिपोर्ट नहीं करना, हाँ गवर्नमेंट ने इसे रिपोर्ट नहीं करने कहा था, बट सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि B2C के लिए आपको डायनामिक QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। सर क्या होता है बात करेंगे, अभी आप उसे सेट असाइड करो, अभी इतनी एप्लीकेबिलिटी की बात समझ में आ गई। यस, ये दूसरा पोर्शन था। अब मैं लास्ट पोर्शन में आ रहा हूँ, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ई इनवॉइस। बेसिकली ये ई इनवॉइस, क्योंकि हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि सर ये ई इनवॉइस मतलब क्या डिपार्टमेंट के पोर्टल में जाके इनवॉइस जनरेट करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेन एवर एनी सप्लायर, आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर मैं क्या बोल रहा हूँ, वेन एवर एनी सप्लायर मेकिंग अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या बोला, वापस से सुन लो, वेन एवर सप्लायर मेकिंग अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, if it is a B2B or export invoice or pertaining credit note or debit note, respective credit note debit note, then सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नॉर्मल अपना इनवॉइस प्रिपेयर करो। अभी डायरेक्टली इनवॉइसिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा जी प्रिपेयर इनवॉइस। सर अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, ये इनवॉइस प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या इसके लिए IRP पोर्टल में जाए, ना जी ना। आपको जो इनवॉइस प्रिपेयर करना है, वापस से मैं रिपीट कर दूं, व्हेनेवर सप्लायर मेकिंग अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई देन ही नीड टू प्रिपेयर अ इनवॉइस। उसे क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये जो इनवॉइस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कहाँ प्रिपेयर करना है, तो हमें अपने खुद के सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब अभी तक जो हम करते आए थे वही करना है, कोई नया काम यहाँ नहीं करना। अपने खुद के सॉफ्टवेयर में, मतलब टैली, ERP, SAP, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, या जो भी अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, या भी जो भी बिल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, आप उसी के थ्रू अपना इनवॉइस प्रिपेयर करें। ठीक है, मतलब प्रिपेयर इन ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पॉइंट नंबर 1, ये समझ में आया। हाँ जी सर, अपने खुद के अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या बिलिंग सॉफ्टवेयर में हमें इसे क्या करना है, जनरेट करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड, ये तो हो गया। अब ये होने के बाद क्या, देखो नॉर्मल वे में हमने बढ़ाया कि जब आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, दैट इनवॉइस शुड कंटेन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, और ये प्रिस्क्राइब्ड इन सच अ मैनर एस में भी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड कहाँ है, रूल नंबर 46 में, और इशू किस मैनर में करना है, रूल नंबर 48। 46 बताता था कि एक इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स मौजूद होने चाहिए, और 48 हमें ये बताता था, 48 क्या बताता था कि किस मैनर में इशू किया जाएगा। दैट इज, यदि गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो ट्रिप्लीकेट कॉपी में आप इशू करो, यदि सर्विस का सप्लाई है तो डुप्लीकेट कॉपी में इशू करो, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए रूल नंबर 46 में से। रूल नंबर 46 क्या है, तो बेटा रूल नंबर 46 हमें बताता था पर्टिकुलर्स। रूल नंबर 46 में हमें पता चला था कि आप जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, इट शुड कंटेन दिस मच ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन मैंडेटरी बेसिस। ठीक है, उसमें से एक पॉइंट जो था वो था कि योर इनवॉइस शुड बी सीरियली नंबर्ड, योर इनवॉइस शुड बी सीरियली नंबर्ड, एंड दैट सीरियल नंबर कैन नॉट बी मोर देन द 16 कैरेक्टर। 16 कैरेक्टर मतलब इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग अल्फाबेट, इंक्लूडिंग नंबर्स, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर, एवरीथिंग सब मिला के 16 से ज़्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए सीरियल नंबर। सर एट अ टाइम एक ही सीरीज यूज होगी या एक से ज़्यादा सीरीज हम यूज़ कर सकते हैं, तो बेटा मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, वापस बता दूँ, एक से ज़्यादा सीरीज भी आप यूज़ कर सकते हो इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, बट जनरली एक ही सीरीज चलती है। ठीक है, बट मल्टीपल आपकी ब्रांचेस से बिलिंग हो रही है तो आप मल्टीपल सीरीज भी यूज़ कर सकते हो, बट दैट सीरीज शुड बी सीरियली नंबर्ड, और वो नंबर जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 16 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अच्छा, पहला बात मैंने क्या बोला, व्हेनेवर सप्लायर मेकिंग अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई यू नीड टू प्रिपेयर अ इनवॉइस इन योर ऑन सॉफ्टवेयर, ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा क्या कि आपका जो इनवॉइस है वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, एज पर सीरियली नंबर्ड, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कितने कैरेक्टर होना चाहिए, 16 कैरेक्टर। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकते, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा 48(4) क्या बोलता था सर, 48(4) बोलता था इशुएंस ऑफ इनवॉइस। अब यहाँ पर एक छोटा सा नया अमेंडमेंट जो हुआ है, वो अमेंडमेंट क्या है, तो आप ध्यान से देखिए अमेंडमेंट क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा जी जो इनवॉइस अभी तक आप इशू कर रहे थे वो करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, बट जब से हमने ई इनवॉइस का कंसेप्ट लाया है, तो ई इनवॉइस में हमने क्या दिया है कि स्कीमा दे रखा है। स्कीमा मतलब एक फॉर्मेट दिया है, उसको वो लोग स्कीमा बोलते हैं। हमने एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट में जो जो फील्ड्स मैंडेटरी है वो आपके इनवॉइस में कंपलसरी प्रेजेंट होना ही चाहिए। हाँ, ऑप्शनल फील्ड
करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो चलेगा। मतलब अब आता है सेक्शन 48(4) और 48(4) में बोला गया, 48(4) क्या बोलता है, इनकॉर्पोरेट, ध्यान से सुनना, इनकॉर्पोरेट पर्टिकुलर्स एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्कीमा। सर अब ये बताइए कि स्कीमा प्रिस्क्राइब्ड कहाँ किया गया, तो बेटा फॉर्म नंबर GST INV 01 में ये स्कीमा प्रिस्क्राइब्ड है। सर ये हमें देखने मिल सकता है, यस यू कैन, इसकी जो वेबसाइट है आप आराम से वेबसाइट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। सर वेबसाइट कौन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि GSTN पोर्टल से अलग है ये पोर्टल, ठीक है, क्योंकि GST पोर्टल से अलग है इसलिए इसके लिए हमने सेपरेट पोर्टल जो बनाया है वो क्या है, ई इनवॉइस पोर्टल को ध्यान से देख लो, कौन सा है, ई इनवॉइस सिस्टम। अच्छा आपको लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, ओके जस्ट वेट, ये देखो ये लिखा हुआ मिला e-invoice1.gst.gov.in, ठीक है। सर ये e-invoice1 क्या है, 1 के बाद क्या 2 भी होने वाला है, 3 भी, बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं आपके जो ये टैब चल रहे हैं, ठीक है, कि अभी तक कितने लोगों ने इनवॉइस किस किस को एप्लीकेबल हमने करवाया है। दूसरा फिर ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ई इनवॉइसिंग पैटर्न रन होगा, फिर क्या देते हैं, कितने इनवॉइस अभी तक ई इनवॉइसिंग बन चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। साथ में यहाँ पर आपको क्या है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ई इनवॉइसिंग पोर्टल में आता है उससे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, तो पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टैब दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम डैट हेल्प में जाएंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेगी, डेट इज टूल्स मिलेंगे आपको, बल्क जनरेशन ई इनवॉइस कैसे करना है, वेरीफाई QR कोड कैसे करना है, डाउनलोड्स करने पर आपको सैंपल साइंड ई इनवॉइस जेसन मिलेगा, ठीक है, कि आपका जो सैंपल साइंड जेसन कैसा रहेगा वो, इवन आपको फॉर्मेट भी यहाँ पर मिल जाएगा, यूज़र मैनुअल में देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली हम अपने वापस से कंसेप्ट में आते हैं, तो मैंने आपको कहा जी सबसे पहले तो आप इनवॉइस प्रिपेयर करो, आपने कहा हाँ जी कर लिया इनवॉइस प्रिपेयर। हमने कहा जो इनवॉइस प्रिपेयर किया है वो आपको खुद के सिस्टम में प्रिपेयर करना है, IRP में अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने खुद के सॉफ्टवेयर में आप अपना इनवॉइस जनरेट करिए। फिर क्या करिए, उसे रूल नंबर 46 के अकॉर्डिंगली जो भी पर्टिकुलर्स मौजूद होने चाहिए वो सारे पर्टिकुलर्स उसमें फीड करिए, दैट इज दैट इनवॉइस शुड कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 46 एंड योर इनवॉइस शुड बी सीरियली नंबर, दैट सीरियल नंबर वो आपका है, IRP से अभी कोई लेना देना नहीं है, दैट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट सीरियल नंबर कैन नॉट बी मोर देन 16 कैरेक्टर। उसके बाद 48(4) नया पार्ट, नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया रूल। 48(4) क्या बोलता था, 48(1) बोलता था कि आपको ट्रिप्लिकेट कॉपी में इशू करना है इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर हमने कहा 48(2) बोलता था डुप्लीकेट कॉपी में इशू करना है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। 48(4) हमने नया इंट्रोड्यूस किया जहां पे हमने बोला कि आपको अपने इनवॉइस में यदि आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, ध्यान से सुना, यदि आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है तो आपको अपने इनवॉइस में जो स्कीमा हमने दे रखा है, स्कीमा मतलब GST INV 01, ये जो हमने GST INV 01 का फॉर्म में आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बता रखा है, हमने बता रखा है क्या क्या पर्टिकुलर्स कंपलसरी होने चाहिए, वो आपके इनवॉइस में होने ही चाहिए। क्या, इनकॉर्पोरेट पर्टिकुलर एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्कीमा, और स्कीमा कौन सा है, GST INV 01, INV मतलब इनवॉइस, ओके ठीक है। अब ये GST INV 01 आप जब देखते हैं तो इसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है और कुछ ऑप्शनल है। यहाँ पे ना बहुत सारे मैंडेटरी फील्ड्स दिए गए हैं, उतने सारे हमें पढ़ने नहीं है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सारी बातें करते हैं, बट एग्जाम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। मैंडेटरी फील्ड्स जो नॉर्मल मैंडेटरी फील्ड्स है वो मैं आपको बता दूँ। सर मैंडेटरी फील्ड्स क्या क्या है, तो सबसे पहले तो सप्लायर और रेसिपिएंट का, यस आप बता सकते हैं सप्लायर और रेसिपिएंट की डिटेल्स, दैट इज GSTIN हो गया, एड्रेस हो गया, वो सब कंपलसरी है आपके लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप, सर ये डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब क्या है, मतलब आप टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप क्रेडिट नोट प्रिपेयर कर रहे हो, डेबिट नोट प्रिपेयर कर रहे हो, एक्सपोर्ट इनवॉइस है, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। नंबर, डेट, नंबर का मतलब क्या है, जो सीरियल नंबर आपका नॉर्मल इनवॉइस का है वो होना चाहिए, डेट किस दिन आपने ये इनवॉइस जनरेट किया है। सप्लाई टाइप, सर ये सप्लाई टाइप मतलब B2B सप्लाई है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, या फिर एक्सपोर्ट सर्विस सप्लाई है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप में जनरली आपको इनवॉइस बताना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ओके। आइटम डिस्क्रिप्शन जो नॉर्मली डिस्क्रिप्शन आपके सप्लाई का होता है वो। इन एडिशन टू दैट टैक्स डिटेल्स में अब क्या क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, ये सारे ये जो है ना, ये सारे के सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी दे के रखे हैं। सर ऑप्शनल फील्ड्स में क्या क्या है,
तो सबसे पहले ऑप्शनल फील्ड्स में तो पीओ, पीओ मतलब परचेस ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स का मतलब क्या है, पेमेंट डिटेल्स मतलब क्या, हम जनरली जब भी बिल इशू करते हैं तो यदि क्रेडिट बेसिस पे सेल किया हुआ है तो हम अपनी पेमेंट डिटेल्स डाल देते हैं, अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, या अपना क्यूआर कोड डाल देते हैं पेमेंट के लिए कि ये क्यूआर कोड में आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। इन एडिशन टू डैट और क्या, ई वे बिल की डिटेल्स, मैंने क्या कहा ये सारा ऑप्शनल है, ये ध्यान रखना। ई वे बिल क्यों रिलेवेंट है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ई वे बिल की डिटेल्स मतलब क्या, आप चाहें यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप ट्रांसपोर्टर आईडी डाल सकते हैं, व्हीकल की डिटेल्स डाल सकते हैं कि कौन से व्हीकल से हमारे गुड्स ट्रेवल होने वाले हैं, सो ऑन। क्लियर है बात समझ में यहाँ तक? हाँ जी सर समझ में आ गई। अब हमारा इनवॉइस प्रिपेयर हो गया। अब जो इनवॉइस हमने अपने खुद के सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर किया, अब इसका क्या करें, नाउ यू नीड टू रिपोर्ट इट इन अ IRP पोर्टल। अब IRP पोर्टल की कहानी स्टार्ट होती है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, हम पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ ई इनवॉइस। सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रिपेयर योर इनवॉइस इन योर ऑन सॉफ्टवेयर, इन योर ऑन सिस्टम। यदि आपको ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है देन यू नीड टू फॉलो स्कीमा, स्कीमा के जो पर्टिकुलर्स है आपके इनवॉइस में मौजूद होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 यदि समझ में आ गया होगा तो अब ये जो इनवॉइस बना अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे क्योंकि आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो अब आ रहा है आपका पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 जो आ रहा है वो क्या है, रिपोर्ट इनवॉइस एट IRP। क्या, पॉइंट नंबर 2 स्टेप नंबर 2, रिपोर्ट इनवॉइस एट IRP। अब ये IRP में आपको इनवॉइस यदि रिपोर्ट करना, आपको इनवॉइसिंग के कंसेप्ट एप्लीकेबल है तो इनवॉइस आपको IRP में रिपोर्ट करना, और IRP में यदि इनवॉइस रिपोर्ट करना है तो सबसे पहले IRP पोर्टल में जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये आपका IRP का पोर्टल है, और IRP पोर्टल में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा था, तो पोर्ट लॉगिन, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, वो आपसे आपका GSTN पूछता है, यूज़र ID पासवर्ड आपका क्रिएट कर देता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो सप्लायर शेल गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एट IRP। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, यदि इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है तो जो इनवॉइस अपने खुद के सॉफ्टवेयर में बनाया उसे आपको IRP में रिपोर्ट करना पड़ेगा। IRP में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्रिपेयर IRP में नहीं होगा, IRP में सिर्फ रिपोर्ट होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। IRP में जो हम इनवॉइस रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी सुनो। जो IRP में हम इनवॉइस रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को IRP पोर्टल में, IRP पोर्टल जो गवर्नमेंट ने सेपरेट पोर्टल बनाया उसमें हमने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद अब हम अपने IRP जो इनवॉइस बनाया था उसे रिपोर्ट करेंगे IRP पोर्टल में। अब सर IRP पोर्टल में रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो बेटा IRP पोर्टल में रिपोर्ट होता है जेसन फॉर्म में। क्या, जेसन फाइल, जैसे .dox फाइल हो गई, PDF फाइल हो गई, वैसी जेसन फाइल है। जैसे रार फाइल होती है ना, विनजिप फाइल होती है ना, वैसे ये जेसन फाइल है। तो जेसन फाइल आपको जनरेट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने एक स्कीमा दे के रखा है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके थ्रू आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। सर जेसन फाइल जनरेट करने का तरीका क्या है, तो बेटा इसके 3 तरीके, टोटल कितने तरीके, 3। पहला तो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो अगेन IRP पोर्टल में यहाँ पे हेल्प में जाएंगे, टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको फ्री टूल्स दे के रखा हुआ है, और ये टूल्स को आप यूज़ करके, बल्क जनरेशन टूल्स को यूज़ करके आप अपना डेट इज जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इनटू IRP। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला तो क्या हो गया, ऑफलाइन टूल। क्या, ऑफलाइन यूटिलिटी टूल, जब हमने देखा कि IRP पोर्टल में बल्क जनरेशन टूल के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा होता है ऑनलाइन डायरेक्ट API या फिर इनडायरेक्ट JSP ASP बेस्ड। देखो सबसे पहले पहला तरीका क्या हो गया, ऑफलाइन यूटिलिटी टूल, मतलब गवर्नमेंट ने आपको टूल दे के रखा, आप उससे ऑफलाइन डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में, और IRP इनवॉइस रिपोर्ट करने के लिए आप उसमें डेटा फीड करो अकॉर्डिंग टू दैट टूल, और उसमें फिर जेसन फाइल जनरेट करके IRP पोर्टल में अपलोड करो, पहला। दूसरा तरीका क्या है, ऑनलाइन डायरेक्ट API। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि आपका जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे SAP हो गया या फिर ERP हो गया, रेमको हो गया, तो ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है इसी में सॉफ्टवेयर की मदद से, डेट इज सॉफ्टवेयर कंपनीज की हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर को IRP से इंटीग्रेट कर देते हो। तो अब जो मेरा सॉफ्टवेयर इनवॉइस बनाएगा वो बाय डिफॉल्ट IRP में जाके जेसन फाइल अपने आप क्रिएट करेगा, और क्रिएट करके IRP में रिपोर्ट कर देगा।
मतलब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारे पर्टिकुलर्स सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। आप जैसे ही नॉर्मल अपना इनवॉइस बनाते हैं वैसे ही वो जेसन फाइल क्रिएट करके आईआरपी में अपलोड भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट जीएसपी या फिर एपी एएसपी बेस्ड। तो जो गवर्नमेंट ने जीएसटी सुविधा डेट इज प्रोवाइड की है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर से लिंक करके जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। अब जेसन फाइल जनरेट करके आपको मैंने क्या बोला कि आपको कहाँ पर अपलोड करना है, आईआरपी में। तो पहला प्रोसेस तो क्या था, प्रिपेयर योर नॉर्मल इनवॉइस इन नॉर्मल मैनर। अब यदि आपको ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो 48(4) आपको फॉलो करना पड़ेगा और स्कीमा जीएसटी INV 01 में जो भी पर्टिकुलर्स मौजूद है वो आपको अपने इनवॉइस में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। क्लियर है, मैंडेटरी फील्ड स्पेसिफिकली। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, यू नीड टू रिपोर्ट इनटू आईआरपी पोर्टल। रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आईआरपी पोर्टल में आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने जो कहा वो क्या कहा कि रजिस्टर करवाने के बाद अब आपको जो आईआरपी डेट इज आईआरपी पोर्टल में इनवॉइस रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए फॉर्मेट क्या है फाइल का, जेसन। जेसन फाइल जनरेट करने के 3 तरीके, पहला ऑफलाइन यूटिलिटी जो हमें मिलेगा आईआरपी पोर्टल से मिल जाएगा। सेकंड मैंने कहा ऑनलाइन डायरेक्ट एपीआई सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट जीएसपी या एएसपी पोर्टल बेस। ठीक है, अब रिपोर्ट कहाँ पे करना, आईआरपी। तो अब मैं आईआरपी में आ चुका हूँ, आपने जेसन जनरेट किया, जेसन करके आप अपलोड कर रहे हो आईआरपी में। जब आप आईआरपी, ये जो ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है ना, ये अब हमारा प्रोसेस नंबर 3 शुरू हो गया है। ग्रीन बॉक्स के अंदर मैंने आईआरपी बना रखा है, ये आईआरपी पोर्टल है। आईआरपी पोर्टल में जैसे ही आपने जेसन अपलोड किया ना, अब आईआरपी पोर्टल अपने प्रोसेस रन करेगा, रन करके आपकी फाइल को वैलिडेट करेगा। क्या करेगा, पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले क्या होगा, वैलिडेशन चेक। वैलिडेशन चेक का मतलब क्या है सर, आपने जो डेटा फीड किया उसमें वो चेक करेगा, जीएसटीआईएन चेक करेगा, इनवॉइस नंबर चेक करेगा कि इनवॉइस, इसलिए मैंने आपको कहा ना इनवॉइस शुड बी सीरियली नंबर्ड। इनवॉइस क्यों चेक करेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही इनवॉइस नंबर के आप मल्टीपल इनवॉइस बना रहे हो। मतलब यदि आपने एक ही इनवॉइस नंबर के डबल इनवॉइस बनाए तो वो तुरंत ब्लिंक करेगा, वो बोलेगा अरे ये इनवॉइस डुप्लीकेट हो चुका है, इसका आईआरएन, इसका ऑलरेडी वैलिडेशन हो चुका है, अब इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ में आया, मतलब वन सीरियल नंबर कैन नॉट बी यूज ट्वाइस। समझ में आया। तो वैलिडेशन चेक में क्या होगा, आपका जीएसटीआईएन, आपकी जो डिटेल्स है वो छोटी मोटी जो डिटेल मेन होती है, जीएसटीआईएन हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, सप्लाई नेचर हो गया, ये सब चेक किया जाता है। अच्छा, वैलिडेशन चेक होने के बाद अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट वैलिडेशन चेक होने के बाद आईआरएन जनरेट करती है। सर ये आईआरएन क्या है, आईआरएन इज द 64 डिजिट हैश। आईआरएन को जनरली क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं। आईआरएन मतलब क्या, आईआरएन को हम क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं। और ये हैश जो होता है वो कितने कैरेक्टर का होता है, 64 कैरेक्टर का। सर ये 64 कैरेक्टर में क्या क्या होगा, तो इट विल कंटेन जीएसटीआईएन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, दैट इज और क्या रहता है, और क्या रहता है इसमें, अपार्ट फ्रॉम डेट और क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे डेट हो गया, डेट, ये ओटी नहीं है, ये डेट है बेटा, डेट क्या है, ये डी टी डेट रहता है। ठीक है, डेट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा करके वो टोटल इन टोटलिटी 64 कैरेक्टर का एक नंबर, एक 64 कैरेक्टर का एक डेट इज डिजिट बोलो, नंबर जो भी है वो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैश। ये आईआरएन जनरेट होता है। सर ये आईआरएन जनरेट के बाद अब क्या होगा, अब वो साथ में, अब ये जो आईआरएन जनरेट हुआ है ये आईआरएन आपके लिए क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जो क्यूआर कोड है, सर क्यूआर कोड क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा ना, बिजनेसमैन आजकल आपने देखा होगा क्यूआर कोड बहुत चल गया। जब भी हम कोई बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो जनरली उनके पास शॉप के बाहर ही एक स्टिकर लगा रहता है जिसमें वो बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग कैश देन डू वन थिंग, कि आप इसको स्कैन करो और पे कर दो, तो वो क्यूआर कोड है। बट यहाँ वो क्यूआर कोड अलग है, ये क्यूआर कोड अलग है। ठीक है, ये क्यूआर कोड कौन जनरेट करेगा, सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आईआरपी। ठीक है, और ये क्यूआर कोड जो जनरेट किया जा रहा है, क्यूआर कोड में क्या इंफॉर्मेशन होगी, तो सर इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, आईआरएन एंड अदर की पर्टिकुलर्स होते हैं। मतलब ये हम क्या चाह रहे हैं कि यदि आगे चल के कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करे तो उससे समझ में आ जाए कि ये क्यूआर कोड का आईआरएन क्या है और वो उसे वेरीफाई कर ले, मतलब वैलिडेशन भी हो जाए इनवॉइस का। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस, पहला क्या था, प्रिपेयर इनवॉइस इन योर ऑन सिस्टम। यदि इनवॉइसिंग के कंसेप्ट प्रोविजन आपको एप्लीकेबल है तो फिर
रूल नंबर कौन सा कहा हमने, बोलो जरा, रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर 48(4) आपको फॉलो करना पड़ेगा और स्कीमा के भी पर्टिकुलर्स मौजूद होने चाहिए। सेकंड क्या कहा, रिपोर्ट टू आईआरपी। अब आईआरपी में रिपोर्ट करने के पहले अपने आप को रजिस्टर करवाओ, उसके बाद 3 तरीके बताए उसके थ्रू रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने में आप जेसन जैसी आईआरपी में अपलोड करोगे। आईआरपी क्या करेगा सर, आईआरपी आपके जो डेटा है उसका वैलिडेशन चेक करेगा, फिर आईआरएन जनरेट करेगा। आईआरएन जनरेट करने के बाद क्यूआर जनरेट करेगा, क्यूआर कोड जनरेट करेगा और उसे आपके इनवॉइस में फिक्स कर देगा। आपके इनवॉइस में वो क्या करेगा, फिक्स कर देगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक? सर वो क्यूआर कोड में क्या क्या होगा, तो मैंने बताया जी क्यूआर कोड में डिजिटल सिग्नेचर होगी, आईआरएन होगा आपका, अदर की पर्टिकुलर्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? सर अब ये आईआरपी पोर्टल में हमने अपना इनवॉइस रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद आईआरएन भी जनरेट हो गया, क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया। अब क्या करें, तो अब लास्ट पॉइंट आता है कि ये आईआरपी पोर्टल पॉइंट नंबर 4, आईआरपी पोर्टल अब क्या करेगा, आपके इनवॉइस को रिटर्न करेगा, रिटर्न टू द सप्लायर। सप्लायर ने इशू किया, रिपोर्ट कर दिया, तो अब हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न इनवॉइस टू द सप्लायर ऑन सक्सेसफुल रिपोर्टिंग ऑफ आईआरपी। यदि सक्सेसफुल रिपोर्ट हो जाता है, वैलिडेशन चेक हो जाता है उसका, तो उसके बाद आईआरपी पोर्टल ये सप्लायर को इनवॉइस क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, ये जो इनवॉइस रिपोर्ट करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा, तो हमने कहा जी ये इनवॉइस भी जेसन फाइल, गया जेसन में था, आएगा भी जेसन फाइल में ही, जेसन फॉर्मेट में ही आएगा। हाउएवर वो जेसन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ एंड मेल टू योर रेसिपेंट। ध्यान रहे, आईआरपी पोर्टल जो है वो इनवॉइस जो है वो सिर्फ सप्लायर को रिपोर्ट करता है, वो रेसिपेंट को कोई रिपोर्टिंग नहीं करता, ना वो उसे मेल करेगा ना मैसेज करेगा, वो सिर्फ किसको रिपोर्ट करता है, सप्लायर को। सप्लायर को जो जेसन के थ्रू इनवॉइस रिपोर्ट किया गया आईआरपी के द्वारा, वो इनवॉइस, वो जेसन जो है आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका प्रिंट ले सकते हो, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ एंड प्रिंटेड टू। आईआरपी आल्सो प्रोवाइड्स 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट। आईआरपी आपको 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट दे देता है। और अब ये जो इनवॉइस आपके पास आया, अब फाइनली इस इनवॉइस को आप क्या करेंगे, रिसिपेंट को इशू कर देंगे। उसकी बात मैं थोड़ी देर से करता हूँ, बट अभी वापस से आप यहाँ पे आ जाओ। आईआरपी में जब थर्ड प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना, देखिए अब जो बात हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही आईआरपी में आप अपने इनवॉइस को रिपोर्ट करते हैं थ्रू अ जेसन, जेसन का वैलिडेशन चेक होता है, आईआरएन जनरेट होता है और क्यूआर कोड जनरेट होता है। क्यूआर कोड मतलब अफिक्स, मतलब आपके इनवॉइस में वो फिक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जैसे ही इनवॉइस आपका क्यूआर कोड अफिक्स कर देता है, वैसे ही वो इनवॉइस जेसन के फॉर्मेट में सप्लायर को रिपोर्ट होता है। एट दैट सेम टाइम दो काम और होते हैं। मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ने जो इनवॉइस का कंसेप्ट लाया, उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा। क्या कहा मैंने, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यदि बंदा ई इनवॉइसिंग कंसेप्ट दैट इज प्रोविजन को फॉलो कर रहा है, तो जब वो ई इनवॉइस दैट इज आईआरपी पोर्टल में इनवॉइस रिपोर्ट करे, उसका इनवॉइस वैलिडेट हो जाए, तो उसी के साथ उसका ई वे बिल एज वेल एज रिटर्न दोनों प्रिपेयर साथ साथ में होते रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आईआरपी आपके डेटा को डायरेक्टली ई वे बिल पोर्टल पे भी क्या कर देता है, भेज देता है। ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आईआरपी ने इनवॉइस सप्लायर को भेज दिया इन जेसन फॉर्मेट, एट द सेम टाइम वो क्या करता है, आपके ई वे बिल पोर्टल को भी आपकी इंफॉर्मेशन, आउटवर्ड सप्लाई की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। और यदि, अब देखो आपको यदि याद हो, ई वे बिल हमने पढ़ा था, काफ़ी टाइम हो गया, ई वे बिल हमने पढ़ा था, हमने क्या बोला था कि ई वे बिल पोर्टल में जब हम ई वे बिल जनरेट करते हैं, जब भी गुड्स का आपको सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, तो यू नीड टू जनरेट ई वे बिल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जब ई वे बिल हम जनरेट करते हैं तो उसके बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 2, जीएसटी EWB 01। कितने पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स होती है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती है, बराबर है ना, पार्ट बी में क्या, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स। अब यदि आपने, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपने इनवॉइस प्रिपेयर करते समय जो जेसन क्रिएट किया, जेसन में यदि आपने ई वे बिल के पर्टिकुलर मैंडेटरी फील्ड्स तो कंपलसरी आपने डाली होगी, ऑप्शनल में ई वे बिल रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यदि आपने अपलोड की है जेसन के थ्रू,
मतलब आपने बताया कि हमारा ट्रांसपोर्टर आईडी क्या है, व्हीकल डिटेल्स आपने दे दी, इस व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो उस सिचुएशन में ध्यान से सुनना, उस सिचुएशन में आईआरपी आपकी जो डिटेल्स ई वे बिल पोर्टल में भेजेगा, ई वे बिल पोर्टल ऑटोमेटिक ई वे बिल भी जनरेट कर देगा और आपके सप्लायर को दे देगा। मतलब अब मुझे ई वे बिल जनरेट करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा यदि आपने वो इन्फॉर्मेशन दी। पार्ट ए तो वैसे भी जनरेट करेगा ही करेगा, पार्ट बी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने ट्रांसपोर्टर एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। यदि दे दी है तो आपका ई वे बिल रेडीली अवेलेबल रहेगा, यू नीड नॉट टू गो टू ई वे बिल पोर्टल, ऑटोमेटिक आईआरपी उसके साथ लिंकेज किया हुआ है, इंटीग्रेट किया गया है, तो आपका आईआरपी पोर्टल ही ई वे बिल भी जनरेट कर देगा, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है। इन एडिशन टू डेट और क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा जी आईआरपी सिर्फ ई वे बिल जनरेट करने तक हेल्प नहीं करेगा, आईआरपी कुछ और भी करेगा। सर क्या करेगा? आईआरपी आपके लिए आपका स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भी प्रिपेयर करके देगा। वाह, क्या बोला सर आपने, वापस समझाओ। आईआरपी विल सेंड डेटा, देखो आईआरपी विल सेंड डेटा टू द जीएसटीएन ऑन रियल टाइम बेसिस। यहाँ आपने आईआरएन जनरेट किया, यहाँ आपने डेट इज इनवॉइस रिपोर्ट किया, वैलिडेशन चेक हुआ, आईआरएन जनरेट हुआ, क्यूआर कोड जनरेट हुआ, वही इंफॉर्मेशन वो जीएसटीआर1 के लिए भी रेडीली भेज देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर का रियल टाइम बेसिस पे जीएसटीआर1 भी अपडेट होते चलेगा। मतलब स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेरी रेडीमेड मुझे मिलेगी ऑलमोस्ट। मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? B2B, एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब यदि मेरे सप्लायर ने B2C सप्लाई किया है तो वो तो मुझे ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल में रिपोर्ट नहीं करना, तो क्या वो मेरे जीएसटीआर1 में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेपरेट मैनुअली फीड करना पड़ेगा डेटा। तो मतलब मैंने क्या कहा कि वैसे तो आईआरपी पोर्टल रियल टाइम बेसिस पे आपकी इंफॉर्मेशन आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर1 में अपडेट करते जाएगा। अब आपको नेक्स्ट मंथ के 10th तक आपका जीएसटीआर1 अपलोड करना है, फाइल करना है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब आप जीएसटीआर1 अपलोड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो वैसे तो रेडीमेड आपके पास ऑलमोस्ट डेटा अवेलेबल रहेगा, आपको सिर्फ उसे चेक करना है, प्लस वो एडिशन जो कि आईआरपी के थ्रू नहीं हो पाए, मतलब B2C सप्लाई हो गया या और कोई सप्लाई, तो वो आप इसमें ऐड करिएगा और जीएसटीआर1 फाइल करिएगा। अब मुझे बताओ जीएसटीआर1 में यदि रियल टाइम बेसिस पे अपडेशन हो रहा है तो जीएसटीआर1 का कंसिक्वेंट क्या होगा? रिसिपेंट का जीएसटीआर2 है। सप्लायर जीएसटीआर1 जब अपलोड करता है, सप्लायर जब जीएसटीआर1 में डिटेल्स डालता है तो उसका कंसिक्वेंट क्या होता है? जीएसटीआर2 है। किसका? रिसिपेंट का। इसका मतलब मेरे रिसिपेंट को भी रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रियल टाइम बेसिस पे, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट ले सकता है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे? आप जीएसटीआर3 भी रिटर्न फाइल करोगे चेक करके, मतलब आपका रिटर्न फाइलिंग में भी ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ऑटो रिपोर्टिंग हो गई, ई वे बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, जीएसटीआर1 भी ऑलमोस्ट रेडीली अवेलेबल हो रहा है, तो उसके कंसिक्वेंट जीएसटीआर2 भी रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, अब मैंने इनवॉइस रिपोर्ट करके किसको सेंड कर दिया? सप्लायर। सर ये सप्लायर क्या करेगा? अब आगे की बात सुनो, अब मैं इसके आगे की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आपका सप्लायर है, ठीक है, ये आपका सप्लायर है। आगे की बात सुनो, मैंने क्या कहा जी, सुनिए। मैंने सबसे पहले क्या कहा? व्हेनेवर सप्लायर मेकिंग अ आउटवर्ड टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ही नीड टू प्रिपेयर इनवॉइस। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था? प्रिपेयर इनवॉइस। पहला स्टेप क्या था? बोलो साथ साथ में बोलो, प्रिपेयर इनवॉइस। इनवॉइस किसके सिस्टम में? अपने खुद के सिस्टम में। सीरियली नंबर होना चाहिए, यस सीरियली नंबर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या कहा कि यदि आपको इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है तो आपको स्कीमा के पर्टिकुलर्स भी मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था कि अब जो आपने इनवॉइस जनरेट किया उसे रिपोर्ट करो। कहाँ रिपोर्ट करो? आईआरपी। कैसे रिपोर्ट करो? जेसन के थ्रू। जेसन कैसे जनरेट होगा? तो उसके 3 तरीके मैंने आपको बता रखे। अब जब आप अपलोड करोगे तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? वैलिडेशन चेक एंड एक्सेप्टेंस बाय आईआरपी। अच्छा, वैलिडेशन चेक होने के बाद आईआरपी क्या करेगा? सर आईआरएन जनरेट करेगा। आईआरएन मतलब क्या कि आपका हैज जनरेट करेगा 64 कैरेक्टर का। साथ में और क्या करेगा? क्यूआर कोड। साथ में और क्या करेगा? क्यूआर कोड। क्लियर है? अच्छा, इतना सब होने के बाद आईआरपी क्या आपके डेटा को रियल टाइम बेसिस पे ई वे बिल पोर्टल एज वेल एज जीएसटीएन पोर्टल पे भी भेजेगा। यस, ई वे बिल पोर्टल में फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ई वे बिल, यदि आपने
एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब व्हीकल डिटेल्स दे रखी है, तो आपका पार्ट ए पार्ट बी रेडीली अवेलेबल हो जाएगा ई वे बिल पोर्टल पे, डेट इज ई वे बिल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं तो पार्ट ए तो हो ही जाएगा, पार्ट बी आप बाद में क्रिएट कर लेना, ठीक है। साथ में जीएसटीएन पोर्टल पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन भेजेगा आईआरपी पोर्टल, उससे क्या होगा आपका जीएसटीआर1 रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आईआरपी पोर्टल वैलिडेट कर चुका, क्यूआर जनरेट कर चुका, आपके इनवॉइस में अफिक्स कर चुका। अब क्या करें, तो हमने बोला जी अब पॉइंट नंबर 4 कि ये इनवॉइस जो हमने जनरेट किया हुआ है ये जेसन के फॉर्मेट में हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे। अच्छा, सप्लायर ये इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है, ठीक है। वापस से ध्यान से सुनना, आईआरपी पोर्टल सिर्फ सप्लायर को इनवॉइस जेसन के फॉर्मेट में देता है, वो रिसिपेंट को कोई इंटीमेशन नहीं देता। क्लियर है? अब क्या होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब पॉइंट नंबर 5 कि सप्लायर के पास जो इनवॉइस आया वो क्या करेगा, रेसिपेंट को हैंड ओवर करेगा। सर कैसे? अब यहाँ पर अगेन अमेंडमेंट हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने रूल नंबर 48 में पढ़ा था कि जो इनवॉइस हम देते हैं, ध्यान से सुनना, जो इनवॉइस हम देते हैं वो गुड्स की सप्लाई है तो ट्रिप्लीकेट कॉपी में, और सर्विस की सप्लाई तो डुप्लीकेट कॉपी में। क्लियर है? और रूल नंबर 46 हमें क्या बोलता था, पर्टिकुलर्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। एक एक करके अब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने रूल नंबर 46 में अमेंडमेंट किया और एक नई बात ऐड की, 46 रूल नंबर 46 आर, जिसमें हमने लिखा कि जो नॉर्मल पर्टिकुलर्स हमने ए टू क्यू बताए थे वो तो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जीएसटी है, डेट इज सप्लायर की डिटेल्स, रिसिपेंट की डिटेल, एचएसएन कोड हो गया, और सीरियली नंबर होना चाहिए, नेचर ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड सो ऑन, ठीक है। इन एडिशन टू दैट, यदि इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है तो आपके इनवॉइस में आईआरएन एंड क्यूआर कोड होना कंपलसरी है। क्या कहा मैंने? क्यूआर कोड एम्बेडेड विथ आईआरएन। क्या? क्यूआर कोड एम्बेडेड विथ एम्बेडेड आईआरएन, मतलब वो इनवॉइस में, उस इनवॉइस में आपका आईआरएन भी होना चाहिए और साथ में वो क्यूआर कोड भी होना चाहिए, आपका क्यूआर कोड। यदि आपको इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है और आपके इनवॉइस में क्यूआर कोड नहीं है, जो रिसिपेंट को आप इनवॉइस दे रहे हो उसमें क्यूआर कोड नहीं है, आईआरएन नहीं है, तो आपका इनवॉइस इनवैलिड है। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि विदाउट इनवॉइस आपने सप्लाई किया है, ठीक है। इसका मतलब आपके इनवॉइस में एक एडिशन जो किया गया वो क्यूआर कोड और आईआरएन का। आई विल ट्राई कि आपको मैं इनवॉइस दिखाऊं, वो मेरे दूसरे सिस्टम में है, जो ऑफिस वाला सिस्टम है उसमें ये इस टाइप की सारी बातें दी गई है, पर ठीक है मैं आपको चेक करवा दूंगा, डोंट वरी। दूसरा रूल नंबर 48 क्या बोलता था कि जब जब गुड्स की सप्लाई होगी तो ट्रिप्लीकेट, जब जब सर्विस की सप्लाई होगी तो डुप्लीकेट। अब यहाँ पे तो भाई हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, है ना, हम पेपर वर्क रिड्यूस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आपको इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है तो आपको ना ट्रिप्लीकेट ना डुप्लीकेट इशू करना है, आप बस सिंगल कॉपी, वो भी इशू मत करो, वो भी आप जो आपका ऑनलाइन पीडीएफ है वही आपका रन हो सकता है। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट यहाँ भी इंट्रोड्यूस की, रूल नंबर 48(6), जिसमें कहा सप्लायर सेल जनरेट पीडीएफ फ्रॉम दैट जेसन एंड मेल दैट पीडीएफ टू द रिसिपेंट। और यदि रिसिपेंट बोलता है नहीं नहीं हमें तो फिजिकल कॉपी चाहिए, तो आप उसी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो और वो उसे प्रोवाइड कर दो। कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है, अब डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर फिर भी डुप्लीकेट तो बनाना पड़ेगा, एक मेरी, अरे अपनी कॉपी क्यों बनाना, अपनी तो पीडीएफ में। सर एक उसकी रिसिपेंट की, बोला ना पीडीएफ में दे सकते हो आप उसको, फिजिकल मांगेगा तो चलो दे देंगे। सर बट बीच में ट्रांसपोर्टर की कॉपी, अब ट्रांसपोर्टर मैंने कहा था ना ई वे बिल में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो अब अमेंडमेंट जो आ रहा है रूल नंबर 138 में आ रहा है। 138 में जाके इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, हमने क्या बोला था, पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज मतलब क्या, जो व्हीकल रन कर रहा है, ठीक है। पर्सन इन चार्ज शैल कैरी इनवॉइस अलोंग विद द ई वे बिल, ये पढ़ा था हमने, इनवॉइस अलोंग विद द ई वे बिल। अमेंडमेंट क्या है, अभी तक हम बोलते थे ई वे बिल के साथ साथ फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस होना कंपलसरी है, बट अब हमने कहा कि यदि आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप ट्रांसपोर्टर को यदि फिजिकल इनवॉइस ना देते हुए क्यूआर कोड इलेक्ट्रॉनिकली भी दे देते हो तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस देने की। आप समझ रहे क्या हो रहा है? देखो ई इनवॉइसिंग के कारण हमने बोला रिसिपेंट को अब इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं, आप पीडीएफ दोगे तो भी चल जाएगा। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टर को भी आपको इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली, आप उससे क्यूआर कोड इलेक्ट्रॉनिकली या जो आपकी पीडीएफ इनवॉइस है वो दे सकते हैं, उतने से चलेगा काम हमारा। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आई? सर आज तक क्या होता था, जैसे मैं सप्लायर हूँ आप रेसिपेंट हो, मैंने आपको इनवॉइस इशू किया,
आप इसे चेक ही नहीं कर सकते थे कि वो वैलिड है या नहीं है। उस बेसिस पे क्रेडिट ले लिया, बट बाद में आपको पता चला रही है तो बोगस था, ये इनवॉइस वैलिड है ही नहीं। तो अब क्या होगा, यदि आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो मैंने क्या कहा, इफ ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, तो आपके इनवॉइस में क्यूआर कोड होना इम्बेडेड विथ इम्बेडेड आईआरएन होना कंपलसरी है, अदरवाइज इनवॉइस इनवैलिड है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड और आईआरएन इम्बेडेड इनवॉइस मुझे दोगे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इवन इस इनवॉइस को भी आप चेक कर सकते हैं, रिसिपेंट क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। सर कैसे चेक कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा जी आप एक काम करिए, आईआरपी पोर्टल में जाओ। अच्छा, ये आईआरपी पोर्टल जो हमने बनाया ना, ये मैंने कहा था आईआरपी पोर्टल के लिए हमें क्या करना है, e-invoice1.gst.gov.in, ठीक है। ये कितने पोर्टल है सर, टोटल जो हमने डेट इज कंसेप्ट रखा है वो 10 पोर्टल बनाने वाले, 1 2 3 4 5 6, बट रेडीली अभी सिर्फ एक ही एक्टिवेट किया हुआ ऑपरेशनल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने सर्वर भी बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि इनवॉइस नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए हमें सर्वर भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, बात समझ में। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यहाँ पर आप ये पोर्टल में आएंगे तो हेल्प में जाइए, हेल्प में आपको टूल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वेरीफाई क्यूआर कोड ऐप दिखेगा, वेरीफाई क्यूआर कोड ऐप। जब आप इसमें जाएंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, ओटीपी आपसे पूछेगा, और जैसे आप वैलिडेट कर देंगे तो ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। iOS फॉर्म में भी, एंड्रॉयड फॉर्म में भी है। अब ये ऐप जो आपके फॉर्म में आपके मोबाइल में डाउनलोड हुई, इस ऐप से वो क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि वो इनवॉइस वैलिड है या नहीं है। तो रिसिपेंट के लिए बेनिफिट कि अब जो बोगस इनवॉइस वाले थी बातें वो खत्म हो गई, क्योंकि अब हम इसको चेक कर सकते हैं क्यूआर कोड को थ्रू अ मोबाइल ऐप जो हमें डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की है। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको कहीं पर भी इंटरसेप्ट कर सकता है और आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अब क्योंकि आपके पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, आपने बोला जी हमारे पास तो क्यूआर कोड है, हमारे पास डेट इज फिजिकल इनवॉइस तो है नहीं, तो अब ऑफिसर भी क्या इसे वेरीफाई कर सकता है। यस, ऑफिसर कैन ऑल्सो वेरीफाई इन द सेम फॉर्म। सर कैन बी वेरीफाई थ्रू ऐप, यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रू ऐप, ऐप के थ्रू ये वेरीफाई कर सकता है। बट सर जैसे ये जो हमने सपोज ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का किया, अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो व्हीकल जो है वो इंटीरियर से भी जाता है बहुत बार। अब जो ऑफिसर ने इंटरसेप्ट किया वो ऐसे लोकेशन पे किया जहाँ पे नेट की फैसिलिटी नहीं है, तो अब क्या होगा फिर, तो बेटा ये ऐप जो है ना विदाउट नेट भी चलता है। ठीक है, तो नेट की फैसिलिटी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बस आपके मोबाइल में ऐप होना चाहिए। ये ऐप है तो क्यूआर कोड स्कैन करो, आपको वो डिटेल्स दे देगा और आपको बताएगा वैलिड है या नहीं है। समझ में आया ना, समझ में आया ना, बात क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर क्लियर है। अब इनवॉइस बन के आपका किसके पास चलेगा, रेसिपेंट। इसी के साथ ई इनवॉइसिंग का पोर्टल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। मगर कुछ बातें अभी भी और बच गई। पहले यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो देख लो। सबसे पहले हमने बोला जी प्रिपेयर इनवॉइस, वापस से ध्यान से। सबसे पहले प्रिपेयर इनवॉइस किसके सिस्टम में, अपने खुद के ऑन सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करो। जो आप इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे हो इट शुड बी सीरियली नंबर्ड हैविंग ऑल पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 46। और यदि आपको इनवॉइस एप्लीकेबल है, सर इनवॉइस एप्लीकेबल कब होगा, तो उसके लिए हमने पढ़ा जी वो सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर in any of the preceding financial year from 1780 more than the specified limit, then e-invoicing is applicable। और e-invoice applicable है तो B2B एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे IRP पोर्टल में। क्लियर है, आगे बढ़ो थोड़ा। तो अब आपको क्या बोला कि आपके स्कीमा के जो पर्टिकुलर्स है, मैंडेटरी फील्ड्स है, वो भी आपके इनवॉइस में, नॉर्मल इनवॉइस में होना ही चाहिए। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमने क्या देखा, रिपोर्ट इट टू IRP। रिपोर्ट करने के लिए फर्स्ट अपने IRP पोर्टल में आप रजिस्टर्ड हो जाओ, उसके बाद और 3 तरीकों से किसी भी तरीके से जेसन जनरेट करो, जेसन को अपलोड करो IRP पोर्टल में। IRP पोर्टल क्या करेगा, जो जेसन आपने जनरेट किया उसको वैलिडेशन चेक करेगा, चेक करने के बाद IRN जनरेट करेगा, IRN जनरेट करने के बाद IRN 64 कैरेक्टर हैश बोलते हैं इसको। ठीक है सर, IRN मतलब क्या, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, शायद मैंने फुल फॉर्म नहीं बोला, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट करेगा। ये जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, IRN एंड अदर की मटेरियल्स। ठीक है, इसी के साथ IRP आपके डेटा को ई-वेबल पोर्टल में भी भेजेगा। यदि आपने ये पार्ट ए तो डायरेक्ट हमेशा जनरेट कर देगा, पार्ट बी भी जनरेट हो जाएगा यदि आपने इसे ट्रांसपोर्टर डिटेल्स दी है तो। ठीक है, साथ में आपके डेटा को कहाँ पर भेजेगा, GSTN पोर्टल में, कॉमन पोर्टल में, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ
योर GSTR1। ठीक है, GSTR1 में भी ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी और उससे GSTR2 कंसिक्वेंटली अपडेट हो जाएगा। साथ में और क्या करेगा सर, ये पॉइंट नंबर 4, IRP पोर्टल हमें इनवॉइस जेसन के फॉर्मेट में दे देगा, जो कि PDF में कन्वर्ट हो सकता है एज वेल एज प्रिंट भी जिसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। अब जो इनवॉइस मेरे पास आया उस इनवॉइस को मैं रिसिपेंट को दूंगा, डेट इज अ पॉइंट नंबर 5। हमने कहा जी रिसिपेंट को जो इनवॉइस देना है जरूरी नहीं है आप उसे फिजिकल कॉपी में दें, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देंगे तो भी चलेगा, मतलब वो ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट का कंसेप्ट खत्म। बट सिर्फ उनके लिए जिनको इनवॉइस एप्लीकेबल है, जिन्हें इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं उन्हें तो ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन एडिशन टू दैट हमने कहा यदि इनवॉइस आपको एप्लीकेबल है तो आपके इनवॉइस में जो रूल नंबर 46 के पर्टिकुलर्स है, इन एडिशन टू दैट QR कोड विथ एम्बेडेड IRN होना कंपलसरी है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपका इनवॉइस इनवैलिड है, मतलब हम ये ऐसा मान लेंगे कि आपने जो गुड्स सप्लाई किए वो विदाउट इनवॉइस किए, आगे के कंसिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, रिसिपेंट को जो इनवॉइस मिलेगा अलॉन्ग विद द QR एंड एम्बेडेड IRN, वो उस QR कोड को, बोलो क्या, हम QR कोड को स्कैन करके क्या कर सकते हैं, उसकी इनवॉइस की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं थ्रू अ ऐप प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। अच्छा, पर्सन चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पर्सन चार्ज शुड कैरी इनवॉइस अलॉन्ग विद द ई-वे बिल, ये हमने ऑलरेडी 138 में पढ़ा है। अब हमने यहाँ पर बोला कि जो इनवॉइस है वो फिजिकल कॉपी अभी तक होनी चाहिए थी, बट आज अब यदि फिजिकल कॉपी नहीं है और इनवॉइसिंग इशू हुई है तो उसमें आप सिर्फ QR कोड रखेंगे, देन ऑल्सो मोर देन इनफ। और यदि कोई ऑफिसर इंटरसेप्ट करता है तो वो QR कोड स्कैन करके चेक कर सकता है। ठीक है, अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सपोज मैंने IRP पोर्टल पे इनवॉइस फीड किया, IRP पोर्टल में मैंने इनवॉइस रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद IRP पोर्टल में इनवॉइस जो होता है बेटा वो सिर्फ 24 आवर के लिए स्टोर होता है। ध्यान से सुनना, इंडिया में विद इन अ डे लैक्स ऑफ इनवॉइस, लैक्स ऑफ क्या, करोड़ ऑफ इनवॉइस बनते हैं। अब इतने सारे इनवॉइस यदि मैं उसमें सेव करूंगा तब तो वो फिर पोर्टल तो खत्म ही होने वाला है। तो जनरली होता क्या है पता है, IRP में इनवॉइस जो होता है वो सिर्फ 24 आवर के लिए ही रिकॉर्ड किया जाता है, 24 घंटे के लिए ही रिकॉर्ड होता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद IRP में उसके रिलेटेड आपको कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्टिव पोर्टल्स में भेज दी जाती है। अब IRP पोर्टल में उस इनवॉइस से रिलेटेड 24 आवर के बाद कोई डिटेल्स नहीं होती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब ये है कि IRP पोर्टल में हमारा इनवॉइस हमेशा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होने वाला, वो सिर्फ पहले 24 घंटों के लिए स्टोर होता है। पॉइंट नंबर 2, सर यदि मैं अपने जो मैंने आपको इनवॉइस रिपोर्ट किया IRP पोर्टल में रिपोर्ट किया, बट सब्सिक्वेंटली मुझे पता चला कि अरे इनवॉइस मैंने गलत जनरेट कर दिया, इंट्रा करना था इंटर कर दिया, या और भी कोई गलती हो गई, GSTI नंबर गलत डाल दिया, वॉट एवर इट मे बी, रेट गलत डाल दी, तो अब वो इनवॉइस को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो वेदर वी कैन कैंसिल दैट इनवॉइस, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यस यू कैन बट ओनली विद इन 24 आवर, दैट टू सब्जेक्ट टू कि आपका ई-वे बिल एक्टिवेट ना हुआ हो। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि ये IRP पोर्टल जो है, IRP पोर्टल में सबसे पहले मैंने आपको बताया IRP पोर्टल विल नॉट स्टोर इनवॉइस। ठीक है, आपका जो इनवॉइस है वो ERP पोर्टल में स्टोर नहीं होगा, ये बात आप गार्ड बांध ले। ठीक है, ये IRP पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ, फोकस करिएगा। फिर इनवॉइस डेटा कहाँ भेजा जाएगा, तो हमने बोला जी GST पोर्टल को भेज दिया जाएगा और वहीं पर ये डेटा सेंट्रल रजिस्ट्री विल बी मेंटेन दैट डेटा। ठीक है, बट IRP पोर्टल में इनवॉइस स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 24 आवर, पहले इनिशियल 24 आवर में स्टोर होता है, उसके बाद स्टोर नहीं होगा, वो आपके रिस्पेक्टिव पोर्टल में भेज दिया जाएगा। आगे, इनवॉइस विल रिमेन अवेलेबल, क्या बोला, इनवॉइस विल रिमेन अवेलेबल ओनली एट IRP ओनली फॉर 24 आवर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, इससे समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूँ कि IRP पोर्टल में हमारा इनवॉइस सिर्फ 24 घंटों के लिए रहता है, उसके बाद वो वहाँ से रिस्पेक्टिव पोर्टल को भेज दिया जाता है, IRP पोर्टल में वो स्टोर नहीं होता। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप इनवॉइस जो आपने रिपोर्ट किया है वो कैंसिल करना चाहते हो तो हम आपको कैंसिलेशन अलाउ करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि हम आपको कैंसिलेशन अलाउ करते हैं, बट विद इन 24 आवर, सब्जेक्ट टू आपका जो कनेक्टेड ई-वे बिल है वो अभी तक एक्टिवेट ना हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने दैट इज
रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेट हो गया, ई वे बिल के मेरा एक्टिवेट भी हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का स्टार्ट हो गया। और उसके बाद विद इन 24 आवर यदि मैं अपने बिल को कैंसिल करना चाह रहा हूँ IRP पोर्टल पे, IRN कैंसिल, जो IRN जनरेट हुआ उसे कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोल रही पॉसिबल ही नहीं है, भले ही विद इन 24 आवर है बट पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज ई वे बिल एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो बात को? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि विद इन 24 आवर हम आपको कैंसिलेशन अलाउ कर रहे हैं, बट उसका जो रिस्पेक्टिव ई वे बिल है वो बोलो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर IRN कैन बी कैंसिल, यस IRN कैंसिल हो सकता है विद इन 24 आवर, 24 आवर के बाद कभी वो कैंसिल नहीं होगा, विद इन 24 आवर कैंसिल हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका ई वे बिल अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं, जो रिस्पेक्टिव ई वे बिल है, कनेक्टेड ई वे बिल, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। सर क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? नो मॉडिफिकेशन पॉसिबल, नॉट अलाउड एट ऑल, बात ही खत्म हो गई। ठीक है सर, अब सपोज मैंने इनवॉइस रिपोर्ट किया IRP में, IRN जनरेट हो गया, QR कोड भी आ गया, ई वे बिल भी बन गया, गुड्स का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, बट सब्सिक्वेंटली मुझे पता चला कि मैंने जो इनवॉइस बनाया वो गलत बन गया। कोई बहुत सारे रीज़न होते हैं, प्रैक्टिकली ये डिफ़िकल्टी आती है, वी आर अ कंसल्टेंट ऑफ मैनी कंपनीज, तो ये प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी आती है, देन दे आस्क, और 24 आवर ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं, अब 24 घंटे के बाद क्या करना? तो बेटा अब IRP पोर्टल पे IRN, तो वैसे भी आपका इनवॉइस तो स्टोर है ही नहीं, 24 आवर से ज़्यादा हो गया, तो अब वो कैंसिलेशन की बात तो खत्म हो गई, कैंसिलेशन IRN का नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब क्या करूँ मैं? तो इसका एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? कि अब आप उस इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करें, उस IRN इनवॉइस नंबर को डेट इज कोट करते हुए क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और नया इनवॉइस जनरेट करें, बट वो IRN कैंसिल नहीं होगा आफ्टर 24 आवर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसी के साथ ऑलमोस्ट ई इनवॉइसिंग की जितनी बातें, जितने प्रोविजन है, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया। मैंने आपके साथ जो यहाँ पे प्रोविजन डिस्कस किए हैं, मैंने आपके साथ सेक्शन 31 बट ऑब्वियस एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई मैनर ऑफ इनवॉइसिंग, और उससे हमने डेट इज पावर लेके गवर्नमेंट ने रूल नंबर 48 बनाया, मैनर ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस 48(4), 48(5) एंड 48(6), ये 3 प्रोविजन नए अमेंडमेंट के फॉर्म में आए हैं। 48(4) क्या बोल रहा था कि आपको ई इनवॉइस जो जनरेट करना है उसके लिए रिक्वायर टू प्रिपेयर इनवॉइस इन योर ऑन फॉर्मेट, उसको अपलोड करो, अपलोड करने के बाद IRN जनरेट करो। ठीक है, पर्सन फॉर होम ई इनवॉइसिंग मेड मैंडेटरी, ये हमने देख लिया। ठीक है, और यदि ई इनवॉइसिंग यदि आपको मैंडेटरी, और यदि आप ई इनवॉइसिंग नहीं करते या विदाउट QR या विदाउट डेट इज IRN, यदि आपने इनवॉइस जनरेट किया है तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने गुड्स सप्लाई किए विदाउट इनवॉइसिंग। और लास्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग इनवॉइस इन मल्टीपल कॉपीज शेल नॉट बी एप्लीकेबल इफ इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनवॉइस एप्लीकेबल है। तो ऑलमोस्ट इनवॉइस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ना, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब थोड़ा बुक किस लैंग्वेज में देख लें सर, पेज नंबर 178, ई इनवॉइसिंग के बारे में ये सारी बातें हमने देखी। देखो यहाँ पे भी जैसे परचेस ऑर्डर जनरेट हुआ, परचेस ऑर्डर जनरेट होने के बाद डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट के बाद ई इनवॉइस, IRN जनरेट हुआ, IRN से ई वे बिल, ई वे बिल से गुड्स आपके ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छा ये भी साइट से मैंने उठा रखा है, जो मैंने आपको बताया वही है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। हमने पढ़ा B2B और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर करना है, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हमें रजिस्टर करना है। ई वे बिल अपने आप इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अपने आप जनरेट करवा सकते हैं। और मोड्स ऑफ जनरेशन, API, बल्क, अपलोड, ऑफलाइन, तो ये सारी चारों बातें हम कर चुके हैं। आपने IRP के पोर्टल में ये चीज़ें देखी होंगी लिखी हुई। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा जी देखो 1 अक्टूबर से हमने 500 करोड़ वालों के लिए एप्लीकेबल किया, 100 करोड़ के ऊपर वालों के लिए 1 जनवरी से, और 50 करोड़ के ऊपर वालों से 1 अप्रैल से। ये जो हमने जनरेट किया आज तक, जो हमने हमारे बिल जनरेट हुए हैं वो बताया इन्होंने आंकड़ा कि 431.2 लाख IRN जनरेट हो चुके हैं टिल मार्च 20 इन द मंथ ऑफ मार्च 21। ठीक है, ये डेटा ये लोग रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए आ रहा है एडवांटेज। जो अभी तक हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था, चार्ट से सब कुछ कवर हो चुका है। अब एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या है वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला एडवांटेज क्या है बताओ, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस इनटू GST रिटर्न एंड ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। GSTR1 रेडीली अवेलेबल है, ई वे बिल रेडीली बन रहा है, आपको अब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर,
होता क्या था, अपने सॉफ्टवेयर में आपने बिल बनाए, बिल बनाने के बाद फिर हम क्या करते थे, उससे GSTR1 के लिए अलग फाइल में प्रिपेयर करते थे, अपलोड करते थे, एरर होती थी। अब क्या हो रहा है, IRP के थ्रू डायरेक्टली GSTR1 भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो टेंशन ही खत्म। नेक्स्ट क्या, फैसिलिटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी लीडिंग द रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट amongst the parties, improve payment cycle, reduction of processing cost, ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बिजनेस एफिशिएंसी, क्योंकि वो उसका GSTR2 में ऑटोमेटिक रियल टाइम बेसिस पे अपलोड हुआ है, तो आपका पेमेंट भी कर देगा, हाँ जी आपने अपलोड कर दिया GSTR1, आप पेमेंट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनेबल सिस्टम लेवल मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एलिमिनेट द फेक इनवॉइसेस, रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस। समझ में आया? तो दिस ऑल आर एडवांटेज, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, बट पढ़ के जाना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। अब ये 48(4) ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ये मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया। क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड, ये भी आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया। यहाँ पर मैंने एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ 500 करोड़ तक की बातें की है, बट मैंने आपको 50 करोड़ तक ले गया है, क्योंकि आगे और भी प्रोविज़न आए थे, यहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ तक लिखा है, तो वो ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्सन, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए कि ई इनवॉइसिंग से किस किस को एग्जम्प्ट किया गया है, ये वहाँ पे मैंने कवर नहीं किया। एंटिटीज मेंशन इन रूल नंबर 54(2), 3, 4, 4A एग्जम्प्ट फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन है, सबसे पहले तो SEZ यूनिट, इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन SEZ तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, इवन दो योर टर्नओवर इज मोर देन 500 करोड़, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सेकेंड वन इज इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द NBFC, क्योंकि इनके ना छोटे छोटे बहुत सारे इनवॉइस होते हैं, तो इनको यदि इनवॉइसिंग लगा दिया तो फिर तो हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये प्रॉपरली रिपोर्ट भी करते हैं, ये सारे डेट इज फेक इनवॉइस और ये सब नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज GTA, क्योंकि GTA के केस में भी सेम रेगुलेटेड नहीं है प्रॉपर। नेक्स्ट वन इज द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दैट इज रेलवे, ये सब हो गया। पर्सन सप्लाइंग बाय वे ऑफ एडमिशन और एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, मतलब मूवी टिकट्स के ऊपर भी आपको ई वे बिल लगाने की जरूरत नहीं है। दिस वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट जो हमने चार्ट पढ़ा, दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज, तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस, व्हाट आर द एग्जम्पशन टू ई वे बिल, सॉरी नॉट ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग किस किस को नहीं करना है, SEZ यूनिट, इंश्योरर, बैंक, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वन इज द GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट वन इज द एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म। ठीक है, आगे बढ़िए। हाउ इनवॉइस जनरेटेड, ये हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टेप्स बताया, पहला स्टेप प्रिपेयर इनवॉइस, सेकंड रिपोर्ट टू IRP, थर्ड वैलिडेशन चेक, IRN जनरेशन, QR कोड, फोर्थ जेसन फाइल रिपोर्ट बैक टू सप्लायर। नेक्स्ट सप्लायर किसको देगा, रेसिपेंट को, बात खत्म। हाउ ई इनवॉइस डेटा इज कंज्यूम बाय GST सिस्टम, में हमने देखा कि वो डायरेक्टली GSTN पोर्टल को भी बताएगा फॉर द पर्पस ऑफ GSTR1 एंड एट द सेम टाइम ई वे बिल में भी कंज्यूम होगा। कैंसिलेशन अमेंडमेंट, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पर वैसे लिखवा दिया, विद इन 24 आवर ही पॉसिबल है। ठीक है, कैंसिलेशन, अमेंडमेंट तो खैर पॉसिबल है ही नहीं, अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, कैंसिल हो सकता है बट ओनली विद इन 24 आवर, डेट टू स्पेसिफाइड टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है, 24 आवर। ठीक है, डेट टू मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट टू आपका ई वे बिल, सब्जेक्ट टू ई वे बिल, कनेक्टिंग ई वे बिल नॉट एक्टिवेटेड, यदि वो एक बार एक्टिवेट हो गया तब तो आप भूल जाइए, आप ये IRN जनरेट और जो किया हुआ है वो कैंसिल नहीं होने वाला। इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस वो हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह ये सारी बातें हो चुकी है, और इसमें और कुछ अब बचा नहीं। हाँ, IRP रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो मैं आपको बता रहा था, क्या होता है IRP रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो ये एक सेपरेट पोर्टल बनाया विच इज़ रन बाय द NIC, आपको ऑलरेडी बताया मैंने 1, 2, 3, 4, 10, बट अभी हाल फिलहाल अभी हम सिर्फ कौन सा रन कर रहे हैं, डेट वन इज़ अ 1, एक ही पोर्टल अभी बनाया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे और भी क्लास ऑफ पर्सन को एप्लीकेबल होगा वैसे वैसे ये सिस्टम सर्वर बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, IRN मतलब क्या होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, हैज़ बोलते हैं। टोटल कितने कैरेक्टर का, 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है तो हमने देखा जी, GSTN होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, डेट होती है ना,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अदर पॉइंट्स हमने देखा ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में, बल्क अपलोडिंग हमने वो ये सारी बातें कर ली। क्यूआर कोड के बारे में मैंने बात किया, अगेन इंपॉर्टेंट क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्यूआर कोड आईआरएन जनरेट होने के बाद क्यूआर कोड जनरेट होगा, कंसिस्ट ऑफ डिजिटल साइन, कीप डेट इज पर्टिकुलर्स और आईआरएन की डिटेल्स वगैरह ये सब रहेगा। डायनामिक क्यूआर कोड, दिस वन इज न्यू, मैंने आपको ये इनिशियल लेवल पे बताया था, वैसे तो B2B को ही एप्लीकेबल है, बट गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली B2C के लिए अप्लाई किया था कि वो सारी कंपनीज जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको B2C के केस में डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। बट ये गवर्नमेंट ने से एक्सटेंड करते गए 1 जुलाई के बाद ये इफेक्टिव हुआ है, तो आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ मैंने दे दिया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद डेट इज़ ई वे बिल A2 जो कि सिर्फ क्यूआर कोड यदि पर्सन इन चार्ज कैरी करता है देन ऑल्सो मोर देन इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू पेमेंट, कंसेप्ट ऑफ पेमेंट। अब मैं पेमेंट में आ रहा हूँ, नेक्स्ट अमेंडमेंट है, अगेन वो भी छोटा सा हमारा अमेंडमेंट है, जल्दी से हो जाएगा। पेमेंट का जो अमेंडमेंट है वो क्या बोलता है, आपने सेक्शन 50 पढ़ा है सर, सेक्शन 50 में हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 50 में हमने पढ़ा बेटा कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, और यदि आपने पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट नहीं किया, सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तो दी नहीं है, आपको याद है सेक्शन 39 क्या बोलता था, यू नीड टू फाइल अ रिटर्न, ठीक है, GSTR 3B, और यदि आपने विदाउट पेमेंट रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में आपका रिटर्न इनवैलिड है। इसका मतलब पेमेंट की भी ड्यू डेट वही है जो GSTR 3B के डेट 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलते थे कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना है, और यदि आपने पेमेंट करना है, और यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% एंड 24% एज द केस में भी। अब ये जो इंटरेस्ट लगता था वो किसके ऊपर लगता था, तो गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन बनाया था ना सेक्शन 50 का, वहाँ पे बोलता था ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। मतलब सपोज मेरी लाइबिलिटी 12 लाख है, 8 लाख मेरे आईटीसी में पड़ा हुआ है, तो मुझे एडिशनली कितना पे करना है गवर्नमेंट को, सिर्फ 4 लाख। सपोज 1 लाख मैंने कैश पे कर दिया तो बचा सिर्फ 3 लाख की मेरी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, बट गवर्नमेंट इंटरेस्ट कितने के ऊपर लगाती थी, 12 लाख के ऊपर। बट ऑब्वियस हार्डशिप थी, तो गवर्नमेंट को ये प्रोविजन चेंज करना ही था, तो गवर्नमेंट ने चेंज किया, बट इससे प्रोस्पेक्टिव चेंज किया। उन्होंने बोला ये जो हम चेंज कर रहे हैं कि सिर्फ नेट लाइबिलिटी के ऊपर, नेट आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। इट इज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। बट ऑफ कोर्स अभी भी गलती तो है, क्योंकि आपको इसे इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव करना था, क्योंकि बात गलत की थी आपने, हार्डशिप थी। अरे मैंने 12 में से 8 लाख तो पे कर दिया ना, 9 लाख तो पे कर दिया ना, सिर्फ 3 लाख बचा, 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लो। आप 12 लाख के ऊपर कैसे ले सकते हो, इट्स अ हार्डशिप। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये अमेंडमेंट कर रखा है। अब अमेंडमेंट में आपको ध्यान देना है, तो जब भी आपको बिलेटेड टैक्स पेमेंट होगा तो यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो हमें पे करना है, ध्यान से सुनना, जो इंटरेस्ट, सर पेज नंबर बता दीजिए पहले, पेज नंबर 205 है बेटा, पेज नंबर कौन सा है, 205, उसके पैरेलल में चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट प्री अमेंडमेंट मुझे किसके ऊपर पे करना पड़ता था, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, जिसे गवर्नमेंट ने अब आज की डेट में इसे क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने कहा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020 यू नीड टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता था, तो बेटा हमने इसे ऑलरेडी पढ़े रखा था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनटू मैं आपको बोलता था इंटरेस्ट रेट इनटू क्या बोलता था, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। और मैंने यार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब क्या, सितंबर ऑनवर्ड्स ऑलरेडी मैंने आपको यही पढ़ाया था, क्योंकि अमेंडमेंट पहले ही आ चुका था। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है नेट टैक्स लाइबिलिटी एंड नॉट ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। नेट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब आपकी जो भी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से आईटीसी जो है आपका वो लेस कर दीजिए, ई कैश में यदि आप कुछ पे कर रहे हैं वो लेस कर दीजिए। अब जो नेट बैलेंस बच गया उसके ऊपर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर है बात समझ में, सर कब से कब तक। अच्छा, ये रेट जो होता था वो 18% या फिर 24% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट क्या होता था, फ्रॉम, यस यस बोलो, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट अप टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ये प्रोविजन हमने पढ़ा था।
तो हमारे लिए तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यही पढ़ा था एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। हाँ, बट यहाँ पे कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम आएगी, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहाँ पर हमने बोला जी अब 1 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स यू नीड टू चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी एंड नॉट ग्रॉस। क्लियर है। अब इसे समझाने के लिए पहले मैं एग्जांपल ले लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो मई 2021 टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहा है। आप मुझे बताओ 3B हमारा कब तक जाना चाहिए? सर हमारा 3B चले जाना चाहिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 20 जून 2021, ये हमारी ड्यू डेट है। अच्छा, क्या पेमेंट की भी ड्यू डेट यही होगी? हाँ जी सर, पेमेंट की भी ड्यू डेट ये है। अच्छा, जो पेमेंट आप पे करते हो या तो हम ई क्रेडिट्स के थ्रू पे करेंगे या ई कैश, यहाँ तक ठीक है। मेरी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी जो है सपोज 20 लाख की है, आईटीसी ई क्रेडिट लेजर में 16 लाख पड़ा हुआ है, नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 4 लाख, ठीक है। केस नंबर 1, मैंने अपना रिटर्न 20 जून ऑन और बिफोर 20 जून फाइल कर दिया, मतलब टाइमली मेरा रिटर्न फाइल हो चुका है, पेमेंट भी टाइमली हो गया, रिटर्न भी टाइमली फाइल कर दिया। इसका मतलब नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, बात ही खत्म हो गई। बट यदि मैंने अपना यदि मैंने अपना पेमेंट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट किया, लेट अस अज्यूम दैट हमने 25 जुलाई 2021 को किया, कब तक हो जाना चाहिए था? 20 जून 2021 तक हो जाना चाहिए। मैंने कब किया? 25 जुलाई 2021। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्योंकि आपने रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फर्निश किया है, पेमेंट भी आपका बिलेटेड है, तो अब इंटरेस्ट अट्रैक्ट होगा अंडर सेक्शन 50। अर्लियर डेज में क्या होता था, इंटायर 20 लाख के ऊपर मुझे इंटरेस्ट लगाया जाता था ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, बट पोस्ट अमेंडमेंट अब मैंने क्या बोला? ओनली नेट। नेट क्या है सर? 12 लाख मेरी टोटल लाइबिलिटी थी, 16 लाख का आईटीसी पड़ा था हमारे पास, तो बचा कितना? 4 लाख। तो अब ये जो 4 लाख है, सिर्फ 4 लाख के ऊपर हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे फॉर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एट द रेट ऑफ 18%। क्लियर है। मतलब नेट टैक्स लाइबिलिटी को आपको क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। बट अब अमेंडमेंट को थोड़ा सा बस ध्यान से, एक बार बस ध्यान से पढ़ो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अमेंडमेंट क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट, ध्यान से देखिएगा, interest on tax payable in respect of supplied made during the tax period and declared in the return for the said period after the due date, ठीक है, shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the e-cash ledger। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी ग्रॉस लाइबिलिटी है उसमें से आप ई क्रेडिट में जो आपके आईटीसी पड़ा हुआ उसे माइनस कर लो। अब जो ई कैश लेजर के थ्रू पे करना नेट बाकी रहा, सिर्फ उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बात हमें सर ने पहले ही समझा दी थी। तो फिर यहाँ पे दूसरा कैच मैं आपको यहाँ पे क्यों लाया, ध्यान से देखो बातों को, क्या लिखा है? एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 एंड 74। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये वाला पॉइंट के कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सपोज आपका जो टैक्स पीरियड था, लेट अस अज्यूम दैट जून 21 था, ड्यू डेट होती थी, क्या होती थी आपकी? 20 जुलाई 21। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, हमने नहीं किया, ठीक है। अब रिटर्न फाइल नहीं किया तो अब डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में 73/74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। अच्छा, लाइबिलिटी कितनी थी? सपोज हमारी लाइबिलिटी 20 लाख रुपए की थी, 16 लाख हमारे आईटीसी में पड़े थे, 4 लाख बचे कैश में पे करना था, ठीक है। अब प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, एक बार प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई तो गवर्नमेंट बोलता है अब हम नेट के ऊपर नहीं लगाएंगे, अब हम किसके ऊपर लगाएंगे? पूरे के पूरे 20 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब हम किसके ऊपर चार्ज करेंगे? ग्रॉस के ऊपर, बिकॉज इट इज कंसिक्वेंट टू द 73-74। आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो कंसिक्वेंट टू द 73-74 के पहले यदि आपने पे कर दिया होता, मतलब खुद की इच्छा से यदि आप पे कर दिए होते, तो फिर हम आपको नेट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते, हम ग्रॉस के ऊपर चार्ज नहीं करते। वैसे ये पॉइंट फाइनल लेवल का है, क्योंकि 73-74 के प्रोविजन आपके पास है नहीं, दैट इज नोटिस से रिलेटेड है,
बोनाफाइड और मालाफाइड केस से रिलेटेड, वो प्रोविजन नहीं है तो नहीं भी पढ़ा तो भी चलता है। तो ये आपका अमेंडमेंट था रिलेटेड टू पेमेंट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? आई होप आपने ई इनवॉइस के कंसेप्ट को एंजॉय किया होगा। सिंपल जो चार्ट आपको मैंने बनाया वो देख के गए, साथ में एडवांटेज, रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ई इनवॉइस, और छोटे मोटे जो डायनामिक कोड वगैरह बताया वो बस उतना ध्यान रखा तो आपका वो ई इनवॉइस का कंसेप्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सेक्शन 50 में छोटी सी बात है, ठीक है। तो गैस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और एडिशनल बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।